Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. How are you all? I hope you are fine and I hope अभी तक जो मैंने करा है आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं वो चीजें उन चीजों की एक नई वीडियो बना सकूं या अपने जो सेशंस हैं उसमें वो चीजें डालती रहूं। So please let me know. Now today we will start a new chapter, lines and angles, chapter number 6, which is very important and has many things. So are you all ready? Let's start our chapter. Before starting exercises, I want to tell you some important and basic concepts which are useful in lines and angles. For example, what do you mean by line? What is ray? What is an arc? What is a line segment? What do you mean by collinear points? What do you mean by non-collinear points? See, आप मेरे हाथ के एक्शन से ही देखेंगे collinear, non-collinear. And what are adjacent angles, in vertically opposite angles, and interior angles, exterior angles, and so on. So let's start one by one. I will take one definition at a time and I will explain you one by one. So let's start. So let's start with line. कोई भी एक लाइन कौन सी होती है जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता और वो चलता चला जाता है। और आप हमेशा याद रखिएगा, लाइन और लाइन सेगमेंट में एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि लाइन में दोनों साइड हमारे एरोज होते हैं। इट मीन्स वो दोनों साइड से चलती चली जा रही है, कहीं पर भी रुक नहीं रही है। लाइन सेगमेंट में हमेशा दो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, जिससे एक उन दोनों की लेंथ पता चले, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पता चले, दैट इज नोन एज लाइन सेगमेंट। व्हाट इज रे? जिसका एक पॉइंट हमें मालूम हो और दूसरा इनडेफिनिट हमें चलता चला जा रहा है, उसे हम रे कहेंगे। एक पॉइंट हमें पता है, दूसरा पॉइंट चलता चले जा रहा है, दैट इज रे। व्हाट आर द कोलिनियर पॉइंट्स? जैसे कि मैंने आपको भी पहले बताया था, कोलिनियर पॉइंट, एक लाइन में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। एक सीट में जो चीज चल रही है उन्हें कोलिनियर कहेंगे, और अगर चीजें ऊपर नीचे होती गई उन्हें हम नॉन कोलिनियर कहेंगे। एक ये पॉइंट है, एक ये लाइन सेगमेंट है ए बी, उसी लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट सी आ रहा है, देन ए बी एंड सी आर द कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर कोई आपको दिया हुआ है ए बी और सी इधर है, देन ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट इज एंगल। एंगल क्या होता है? कभी भी दो रे जब एक पॉइंट पे मिले, अगर जैसे ये एक रे है, ये एक रे है, ये दोनों आपस में मिले, उनका जो कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो जो एक एंगल बनाता है। ये एक रे मान लीजिए, ये रे है ओ ए और दूसरी रे इसी के साथ मिल रही है ओ बी, तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और ये जो है, दैट इज नोन एज एंगल। कोई भी एंगल में दो चीजें होती हैं, एक होते हैं आर्म्स और एक होती है वर्टेक्स। आर्म्स, आर्म्स वैसे ही हाथ, ओ ए किसका हाथ है? ओ बी उसका एक हाथ है, तो ये हो जाएंगे उसके आर्म, ये हो जाएगी उसकी वर्टेक्स। ओके, तो एंगल में आर्म होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। एंड नाउ, तो अभी तक हमने एंगल पढ़ा था कि दो रेस के बीच की जो स्पेस होती है जिसको हम मेजर डिग्रीज में करते हैं, दैट इज नोन एज एंगल। और उसे हम मेजर किससे करते हैं? उससे मेजर प्रोटेक्टर से करते हैं। नाउ मूव ऑन टू द लाइंस। अभी वो टाइप्स ऑफ एंगल हम आगे करेंगे, अभी हम लाइंस के बारे में देखते हैं कि कितनी तरीके की लाइंस होती है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लाइन, बेसिकली टू टाइप्स, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग जो आपस में मिल रही हो और नॉन इंटरसेक्टिंग जो आपस में नहीं मिल रही हो। और जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है उनके भी दो पार्ट्स हैं, एक होती हैं जो एक पॉइंट पे मिल रही हो, या एक होती हैं जो कोइंसाइड कर रही हो, जो एक के ऊपर एक चल रही हो। कोइंसाइड का मतलब होता है एक के ऊपर एक चलना। और तीसरी होती है पैरेलल लाइंस, जो कि कभी ना मिल रही हो, जैसे लाइन ए
एंड लाइन बी। हमने पहले भी एग्जाम्पल ले चुका है रेलवे ट्रैक का। रेलवे ट्रैक आपस में नहीं मिलती हैं, तो रेलवे ट्रैक इज अ बेसिक एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस जो इंटरसेक्ट कर रही हो आपस में एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो, दैट इज नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन। और कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं वो लाइन जो एक के ऊपर एक हो, जस्ट एक के ऊपर एक दो लाइंस अगर रखी भी हो तो उन्हें हम कोइंसिडेंट लाइंस कहेंगे। नाउ मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ एंगल। अब कितने एंगल के टाइप होते हैं वो हम पता करते हैं। मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ एंगल। अब कितने तरीके के टाइप्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एंगल, जो हम एक एक करके आपको बताऊंगी। सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल जो 90 डिग्री से कम हो उसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे। You can say that angle or measure it as theta. Theta is less than 90 डिग्री और ये एंगल कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, छोटा, 90 डिग्री से छोटा। ऑब्ट्यूज थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा है उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो एंगल जो 90 डिग्री के बराबर है और वो कुछ ऐसा दिखता है, दैट इज नोन एज राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल, जब उनके एंगल्स 180 डिग्री का बनाए, दैट इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। एंगल 180 डिग्री का सीधे लाइन बन जाए उसे हम 180 डिग्री कहेंगे एंड दैट इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल होता है कोई भी एक एंगल बना हुआ है उसकी बाहर वाली साइड से जब हम एंगल को मेजर करेंगे, an angle should be is greater than equals to greater than 180 degree and less than 360 डिग्री। 360 डिग्री से छोटा और 180 डिग्री से बड़ा। मान लीजिए ये आपका कोई दो रेज है, दो रेज यहाँ पे ज्वाइन हो रही है, तो ये तो नॉर्मल एंगल ही होगा, लेकिन रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा? रिफ्लेक्स एंगल बाहर वाले एंगल को हम कहेंगे ओ ए एंड बी। रिफ्लेक्स एंगल बाहर वाले एंगल को कहेंगे एंड वो हमेशा 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। और वो फाइन भी ऐसे होगा कि हम अंदर का एंगल निकालें और उसको फिर 360 से माइनस कर दें। फॉर एग्जाम्पल आपको अंदर का एंगल 40 डिग्री का मालूम है और आपको उसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो आप उसको 360 में से माइनस कर देंगे, तब उसका रिफ्लेक्स एंगल निकल पाएगा। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल तब होगा जब थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा, जो कि यूजुअली हमारे सर्कल में होता है। सर्कल का एंगल 360 डिग्री होता है, तो वो कंप्लीट एंगल बनता है। देयर आर मेनी मोर टाइप्स ऑफ एंगल। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जब दो एंगल्स का सम क्या हो, 90 डिग्री हो। मान लीजिए आपके ये दो एंगल्स दिए हुए हैं, ये वैल्यू है एंगल की ए और ये है वैल्यू बी। जब इन दोनों का सम a प्लस बी, एंगल a प्लस एंगल b अगर 90 डिग्री है तो हम उन एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। और बेसिकली जब हमें मालूम हो कि आपके दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, आपको एक की वैल्यू दी हुई दूसरे की वैल्यू नहीं दी हुई, तो आप उसको क्या करेंगे, सिंपली 90 से माइनस कर देंगे। जैसे आपको यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू हम कैसे निकाल देंगे, 90 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों कैसे निकाला? क्योंकि हमें मालूम है कि उन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री है, वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं, तभी हमें एक की वैल्यू गिवन है, हम दूसरे को 90 माइनस 30 डिग्री कर देंगे तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री हो। जैसे ये 90 डिग्री का था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स,
जब उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा देन दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स. This is A and this is B. Angle A plus angle B is equals to 180 degree. If angle A is equals to 120 degree, angle B हम कैसे निकालेंगे? Angle B simply 180 minus 120 degree which is equals to 60 degree. Okay. The third is adjacent angles. Adjacent उसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जो एक के बराबर में एक बैठा हुआ है. अगर दो एंगल्स हैं जो एक के बराबर में एक बैठा हुआ है देन दैट इज नोन एज एडजेसेंट, जो जिसके एकदम बराबर में बैठा हुआ. ए एंड बी आर सेड टू बी एडजेसेंट. क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर में है. नाउ मूव ऑन टू सम मोर टाइप्स ऑफ एंगल्स. नाउ लेट्स मूव टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? मान लीजिए कोई एक लाइन है, उस पे एक रे है, और अगर वो दो एंगल उस रे की हेल्प से वो दो एंगल सेम ही साइड में बन रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये दो साइड में ए और बी एंगल बन रहे हैं ए की तरफ, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? वो दोनों लीनियर पेयर हैं. कब हैं? जब उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा. एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है, then both the angles make a linear pair. अगर वो दोनों एंगल्स एक लाइन पे एक साइड में हैं और वो दोनों एंगल मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं, तो हम उन दोनों एंगल्स को क्या कहेंगे? लीनियर पेयर कहेंगे. नेक्स्ट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. आप मान लीजिए दो आपकी रेज हैं, वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर, और वो यहाँ पे एक एंगल बना रही है, एंगल 1, यहाँ पे एंगल 2, यहाँ पे एंगल 3 और यहाँ पे एंगल 4. ये चार एंगल्स बना रही हैं 1, 2, 3 एंड 4. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा एकदम उसके ऑपोजिट. यहाँ पे एंगल 1 के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एक के एकदम उल्टा 3, तो वो दोनों एंगल बराबर होंगे. 2 के ऑपोजिट 4, तो वो दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट होंगे और बराबर होंगे. ओके. नेक्स्ट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. अगर हमने दो लाइन ले ली, से टू पैरेलल लाइंस आर देयर, और उनको एक लाइन ने कट कर दिया. जब भी दो पैरेलल लाइन के ऊपर एक लाइन आती है, हम उस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं. क्या कहते हैं उन्हें? ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं. अगर दो पैरेलल लाइन पे एक ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है और उसके अंदर एंगल्स बन रहे हैं, कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? 1, 2, 3, 4. ये चारों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है एक दूसरे से. अब मान लीजिए दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8. 5, 6, 7, 8 ये दूसरे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? आप लोग देखिए कोरेस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड कैसे करा जाएगा. फर्स्ट वाली लाइन के जो ऊपर वाले एंगल्स होंगे और नीचे वाली लाइन के जो ऊपर वाले एंगल्स होंगे, दैट मीन्स एंगल 1 and angle 5, angle 2 and angle 6. So angle 1 is equals to angle 5, angle 2 is equals to angle 6. कौन से एंगल्स हो जाएंगे? ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे. कौन से एंगल्स हो जाएंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे. ये वाले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऊपर वाली लाइन के ऊपर वाले हिस्से के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे. और अगर हमें लाइन के नीचे वाले एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स निकालने हैं तो 4, 8, 3 एंड 7. So angle 4 is equals to angle 8 and angle 3 is equals to angle 7. They are also corresponding एंगल. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स निकालने के लिए आप लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि दोनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, और अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो उनके ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन आनी चाहिए. अगर ये आएगी तभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आप पता कर सकते हैं.
Now let's move on. Now let's move to co-interior angles. उसके लिए हमें वापस से वही डायग्राम चाहिए होगी, दो पैरेलल लाइंस, उनके बीच की एक ट्रांसवर्सल, मान लीजिए ये L है, ये M है, ये ट्रांसवर्सल X है, ये एंगल 1 बना रहे हैं, ये 2 बना रहे हैं, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो को इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? को इंटीरियर एंगल्स मतलब वो दो पैरेलल लाइंस के अंदर वाले एंगल्स को हम को इंटीरियर, को मतलब साथ वाला, को मतलब साथ वाले, को इंटीरियर का मतलब होता है वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो दो बराबर बराबर में एंगल्स बना रहे हैं उसे हम को इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। और उन दो को इंटीरियर एंगल्स का इक्वल नहीं होंगे। अभी तक हम सारी इक्वल वाली बात कर रहे थे, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। इन दोनों का सम, इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पे को इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? को इंटीरियर एंगल्स ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इन दो पैरेलल लाइंस के अंदर के दो एंगल, साथ वाले नहीं, साथ वाले तो ऑलरेडी लीनियर पेयर हमें बना रहे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे क्योंकि हमने वो लीनियर पेयर में बात कर ली थी कि वो दोनों बराबर वाले एंगल्स एक साइड में हो, एक लाइन के अंदर हो, तो वो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। और अगर 180 डिग्री होगा तो वो लीनियर पेयर है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटीरियर की, को इंटीरियर अंदर वाले दो बराबर बराबर के एंगल्स, अंदर वाले दो बराबर बराबर के एंगल्स हैं 4 एंड 5। सो को इंटीरियर एंगल्स में एंगल 4 प्लस एंगल 5, उन दोनों का सम विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली 4 एंड 5 की बात कर ली, अब हम इस साइड की बात करेंगे तो 3 एंड 6। सो एंगल 3 प्लस एंगल 6, इसकी वैल्यू भी 180 डिग्री होगी। तो ये तो को इंटीरियर एंगल था। अब बारी आती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसमें हमेशा ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते ही रहते हैं। आप लोगों ने कोरेस्पॉन्डिंग एंगल जब आपको समझ में आ गया, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? ये दो पैरेलल लाइन है, जो ऊपर वाला एंगल होगा वो ऊपर वाले एंगल के बराबर होगा। एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर है। तो ये होती है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, एक के जस्ट सामने वाला। अगर हम यहाँ से उसे देखेंगे तो हमें दिखेगा। लेकिन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये होता है कि ऊपर वाला और नीचे वाले का अंदर वाला। लेकिन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होता है? सबसे पहले तो आपको इंटीरियर वाली बात पे ही आनी चाहिए। इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल, अंदर वाले एंगल्स की बात करें तो 1 2 8 7 8 को हमें हटा ही देना चाहिए। अगर हम एक्सटीरियर की बात करते हैं तब हम उन एंगल्स को देखते हैं, लेकिन हम उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम अंदर वाले एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए 3 4 5 और 6 पे। अब 3 4 5 और 6 में ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जो आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट दिख रहा है। यहाँ मैं हूं, वहां वो है, इधर वाली डायरेक्शन में है, डायगोनल वाला डायरेक्शन आप समझ लीजिए। तो ये वाला एंगल, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6 हो जाएगा। उसी तरीके से एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5 हो जाएगा। तो ये बहुत बेसिक बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपको पक्के होने बहुत जरूरी है लाइंस एंड एंगल्स को बहुत अच्छे से समझने के लिए। As you know that lines and angles is one of the very most important chapter, जो अभी स्टार्ट हो रहा है वो आगे की क्लासेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ही आपका अगर बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो आप उसको आगे बहुत अच्छे से कर लेंगे। So with this alternate interior angles, I am going to end my introduction part. In my next video, I am going to start exercise 6.1. And before 6.1, I am going to take a recap of all those concepts and theorem which is used for solving the questions of exercise 5.1. So stay tuned. Hope to see you soon in my next video. Thanks for watching. If you have not subscribed my YouTube channel, please subscribe my YouTube channel. And if you have already subscribed it, then please like, share and drop a small comment. Thank you very much.